हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा ये वीडियो आपके 4th सेमेस्टर 6 पेपर के लिए है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका राइट टू एजुकेशन 2009 पे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को RCFCE एक्ट 2009 भी कहते हैं, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, और इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी कहते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अर्थात शिक्षा बच्चों को प्राप्त करना अब उनका एक मौलिक अधिकार माना जाएगा। स्वतंत्र भारत में, लोकतांत्रिक भारत में कह सकते हैं कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, और शिक्षा अब बच्चों का एक मौलिक अधिकार है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भारत नौजवानों का देश है और बच्चे और नौजवानों को उनकी शिक्षा और उनके विशिष्ट गुणों का परिमार्जन करके देश को खुशहाल और शक्तिशाली बनाया जाएगा। The Prime Minister has said in his message that India is a country of youth, and by empowering children and young people by scoring their education, their special quality and country will be made happy and powerful। प्रधानमंत्री अपने संदेश में ही कहते हैं कि यूथ जो होते हैं वही हमारे देश को खुशहाल और शक्तिशाली बना सकते हैं। तो एक लोकतांत्रिक देश जो खुशहाल और शक्तिशाली पहले से था ही, किस तरीके से शिक्षा का अधिकार स्वतंत्र भारत को, लोकतांत्रिक भारत को प्रधानमंत्री के कथनानुसार उसे शक्तिशाली और खुशहाल बनाएगा। तो चलिए आज जानते हैं हम आपको RTE किस तरीके से आया, और उनके मुख्य बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। इनकॉर्पोरेटेड बाय 86th अमेंडमेंट इन दिसंबर 2002, दिसंबर 2002 में 86वां संशोधन द्वारा शामिल किया गया। आर्टिकल 21 क्लॉज ए के तहत अगस्त 2009 को ये पारित हुआ और इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री ऑन 1 अप्रैल 2010, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। इस शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है इन तीनों बातों के लिए कि कब इसका संशोधन हुआ, कब पारित हुआ और कब ये संपूर्ण देश में लागू हुआ। ये तीनों के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और आप बार बार कंफ्यूज होते हैं। एक बार और मैं बताऊंगी, इसीलिए कि दिसंबर 2002 में 86वें संशोधन द्वारा ये शामिल हुआ। आर्टिकल 21 क्लॉज ए के तहत अगस्त 2009 को ये पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 ये तिथि आपको बड़े अच्छे से याद रहेगी, संपूर्ण देश में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बना। सोचने वाली बात है बच्चों कि भारत को इतना समय लग गया। 134 देश ने बच्चों का प्राथमिक शिक्षा, उसका फंडामेंटल राइट देने में 134 देश भारत से आगे हैं। चलिए देर आए दुरुस्त है, उसके मुख्य बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। तो बात करते हैं उसके मुख्य बिंदुओं पर। नंबर 1 है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक अपने घर के पास स्थित स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन पूरी होने से पहले उसके घर के स्थित किसी भी स्कूल में उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सरकारी मदद पाने वाले निजी स्कूलों को, ऐसे निजी संस्थान, ऐसे प्राइवेट स्कूल जिनको सरकार की भी मदद मिलती है, सरकारी मदद पाने वाले वैसे निजी स्कूल्स जो कमज़ोर वर्गों और पिछड़े तबके के 25% बच्चों को प्रवेश देना होगा। ऐसे प्राइवेट संस्थान जिनको गवर्नमेंट भी फंड देती है, वो क्या करेंगे कि ऐसे पिछड़े और कमज़ोर बच्चे के 25% बच्चे को वो एडमिशन देंगे। ये रिज़र्व कोटा होगा उनका। नेक्स्ट वो कह रही है
कि आपका प्राइवेट जितने भी गैर अनुदान वाले स्कूल जो हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का ग्रांट नहीं मिलता है, वैसे स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन कमेटियों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट उसका पॉइंट है आपका, सरकारी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों को 3 साल के भीतर तक नियम और मानदंड अपनाने होंगे और उस मापदंड के तहत उन सारी बातों को मानना होगा जो वो नियमानुसार नियमावली में दिया हुआ है। उसको मानने के लिए वो बाध्य हैं, उनको वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा, मानना होगा। और भी कुछ बिंदु हैं जिस पर आपका आरटी बात करती है, बात करेंगे उन बिंदुओं पर हम। ड्रॉप आउट और अनामांकित बच्चों का उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में नामांकन लिया जाएगा। ड्रॉप आउट बच्चे जो समय से पहले ही अपना एजुकेशन छोड़ देते हैं या नहीं एडमिशन लेने वाले बच्चे, उन सभी का एडमिशन लिया जाएगा। अन्य बच्चों के समक्ष, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अन्य बच्चों के समक्ष लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण। मीन्स ड्रॉप आउट बच्चे जिनका पढ़ाई बीच में छूट गया है, तो सबसे पहले उसके लिए कि उनका एडमिशन लिया जाए, और वैसे बच्चे जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनके इक्वल लाने के लिए वैसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग, अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट है उसका पॉइंट, किसी भी बच्चे को उसके क्लास 8 तक फेल करने पर प्रतिबंध है। ये ड्रॉप आउट वाली चीज़, ये एजुकेशन का वेस्ट हो जाना, ये सारी चीज़ तभी हटेगी जब प्राथमिक शिक्षा तक, स्टैंडर्ड 8 तक बच्चे को फ़ेल नहीं किया जाएगा। किसी कारणवश भी बच्चा अगर फ़ेल होता है तो सबसे ज़्यादा वो इस बात से घबराकर कि क्लासरूम में उसका मजाक बनेगा और उसके दोस्त उसे चिढ़ाएंगे, ये सारी जो भावनाएं होती हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये बच्चे को दोबारा स्कूल आने नहीं देता। तो प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे का अब फंडामेंटल राइट है, तो उसके तहत ही है कि स्टैंडर्ड 8 तक बच्चे को फेल नहीं करना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बच्चे को किसी तरीके का मेंटल और फिज़िकल पनिशमेंट नहीं देना है, इस पे पूरी तरह से बैन। फिज़िकल और मेंटल किसी तरीके के पनिशमेंट से ऐसा होता है कई बार कि बच्चे उस डर की वजह से, उस प्रताड़ना की वजह से, वो भय की वजह से स्कूल जाना बंद कर देते हैं और प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही बच्चे का एजुकेशन बीच में रुक जाता है। तो ये एक प्रावधान उनमें से एक है। नेक्स्ट है, प्रवेश हेतु जन्म प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बाध्यता नहीं होगी। एडमिशन लेने समय बर्थ सर्टिफिकेट और आपने कहाँ से ट्रांसफ़र लिया है उस स्कूल में, वहाँ आ रहे हैं, इसका किसी तरीके का इस बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा ये इस तरीके के सर्टिफिकेट देने के लिए। नेक्स्ट है, एडमिशन लेने वाले बच्चे 14 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी उन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार होगा। अगर प्राइमरी एजुकेशन पूरा नहीं हुआ है और बच्चे की उम्र 14 वर्ष हो गई है तो ऐसा नहीं है कि मान लिया जाएगा कि उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो गई है। 14 वर्ष पूरा होने के बाद भी जब तक उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं होती है वो एजुकेशन लेने का उसको अधिकार प्राप्त होगा। और कुछ बिंदुएं हैं जिस पे आपका राइट टू एजुकेशन 2009 बात करती है, वो है शिक्षकों के विषय में। नंबर 1, नियुक्ति के लिए शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अकादमी प्राधिकरण द्वारा होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि टीचर का जो क्वालिफ़िकेशन है स्कूल में पढ़ाने के लिए वो क्या होगा, किस तरीके की ट्रेनिंग वो लेकर आएंगे, कौन कौन सा स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत उनको है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी कि अभी हर स्टेट लेवल पर आपका टेट ये उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है और एक ट्रेनिंग कोर्स में आपका बीएड आता है, स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग है। तो उसी तरीके से इन सभी का निर्धारण जो है वो अगर स्टेट लेवल पे भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसका निर्धारण करने के लिए केंद्र सरकार इसका निर्धारण करेगी कि शिक्षकों का क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु पे जो हम बात करेंगे वो है अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाना।
वैसे टीचर जो अनट्रेंड हैं और जॉब कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, तो वैसे टीचर को ट्रेनिंग देना, तो ट्रेनिंग कोर्स करवाना वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। नेक्स्ट है शिक्षकों का एकेडमिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करना। हमारा शिक्षकों का एकेडमिक कैलेंडर होता है, तो शिक्षकों को उस एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें निर्धारित करनी होती हैं और समय सीमा के अवधि में पूरा करना होता है। तो वही बात कही गई है इस एक्ट के तहत कि शिक्षक को एकेडमिक जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जिम्मेदारी वो निर्धारित होगा, वो मापदंड तय किए जाएंगे। और है कि शिक्षकों के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण, उसका सर्विस रूल क्या होगा और उसकी सैलरी क्या होगी उसका निर्धारण। तो चलिए, एक अच्छी बात कि ये ट्रेनिंग की बात हो रही है जहाँ पे कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए शिक्षक का, तो साथ ही साथ वो बात करती है उसके सैलरी पे भी और उसके सर्विस रूल पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उसके स्कूल स्ट्रक्चर को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। नंबर 1 है आपका सभी मौसम के लिए उपयुक्त भवन। जो आपका स्कूल बिल्डिंग होगा वो हर तरह के मौसम के लिए सूटेबल हो, बच्चे कंफर्टेबली उसमें बैठ सके, वो हवादार हो, बड़े बड़े कमरे हों उसमें, साथ ही साथ तीनों मौसम के अनुसार हो, अकॉर्डिंग हो। गर्मियों के दिन में बहुत हिट नहीं हो उस कमरे में, ठंड को मद्देनज़र रखते हुए, बारिश के सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए कि बारिश हो तो चीज़ें, बारिश होते समय आंधी तूफ़ान आ रहा है तो उसका प्रभाव बच्चों पर ना पड़े, तो इस तरीके की संरचना बनाई जाए स्कूल्स की। ये पूरी तरीके से सारी चीज़ें जो कही जा रही हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे को एक इंटरेस्ट के साथ स्कूल में बनाए रखने के लिए की जा रही है। और है नेक्स्ट आपका बाधा मुक्त शिक्षा। किसी तरीके का स्टैग्नेशन नहीं, कोई बाधा नहीं बीच में पड़े कि फाइनेंशियली वो बच्चे को किसी तरह का प्रॉब्लम है या स्कूल में कोई प्रॉब्लम दिया जा रहा है, कोई फिज़िकल प्रॉब्लम है, कोई मेंटली प्रॉब्लम उसको दिया जा रहा है, तो बिना किसी बाधा के, बिना किसी बैरियर के बच्चा अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। इस बात का ध्यान इस एक्ट के तहत रखा गया है। और है जो मुख्य रूप से आपका जेंडर इक्वालिटी पे बात कर रही है, वो है बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय। ये बड़े बेसिक नीड्स हैं और बोलना पड़ेगा कि ये बेसिक नीड्स बच्चे को नहीं मिल पाता उसके स्कूल में। तो इस एक्ट के तहत लड़के और लड़कियों को के लिए सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए। नेक्स्ट है, बोल रही है कि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चा वहाँ पे 10 से 4 का समय देता है, 6 से 6.5 से 7 घंटा वो वहाँ बिताता है, तो ऐसा स्थान पे बच्चे के साफ़ सफाई का, उसके स्वच्छ पेयजल की जिम्मेदारी, स्वच्छ और सेपरेट टॉयलेट की जिम्मेदारी वो स्कूल प्रबंधन की हो। और है आगे खेल का मैदान, बाउंड्री बॉल, लाइब्रेरी तथा आवश्यक पठन पाठन सामग्री बोल रही है, और भी कई इंस्ट्रूमेंट जो आपको लेबोरेटरी में ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ों को होना आवश्यक है। तो खेल का मैदान, बाउंड्री बॉल हो या लाइब्रेरी हो, ये कहीं ना कहीं बच्चे को को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगी। लाइब्रेरी जो है वो बच्चे के का एजुकेशन के प्रति उसका इंटरेस्ट, एक टॉपिक को पढ़ने के लिए उसके पास कई तरह के बुक होंगे, डिफरेंट राइटर के बुक होंगे, तो बच्चे का इंटरेस्ट जगेगा पढ़ाई में और वो ज़्यादा अवेयर होकर पढ़ाई करेंगे। तो ये सारी कह सकते हैं कि इन प्रावधानों के अंतर्गत ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि बच्चे अपना प्राथमिक शिक्षा बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रुकावट के पूरा करेंगे। और भी चीज़ें हैं जिस पे ये बात करती है। पहला है कि प्राइमरी स्कूल में टीचर स्टूडेंट रेशियो 1 मतलब एक शिक्षक पे 30 बच्चे होंगे। एक क्लासरूम में एक शिक्षक पे 30 बच्चे। नेक्स्ट है 150 से अधिक छात्र होने पर 5 शिक्षक प्लस 1 प्रिंसिपल। 150 से अधिक छात्र होने पर 5 शिक्षक होने चाहिए उस विद्यालय में, और प्रिंसिपल मतलब कि पूरे 6 वहाँ पे आपके शिक्षक हुए। नेक्स्ट है 200 से अधिक छात्र होने पर
शिक्षक और छात्र का अनुपात होगा 1 शिक्षक पे 40 बच्चे। इसमें प्रिंसिपल को हटा के ये वाला आपका बता रहा है डेटा आपका इस एक्ट के अंतर्गत। और जो चीज़ें दी गई हैं इसमें मैं प्रकाश डालना चाहूँगी, वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के अंतर्गत प्राइमरी लेवल पर कि कम से कम जो होता है वर्किंग डेज़ जो होगा स्कूल का वो 200 दिनों का होना चाहिए। 365 दिन में 200 दिन का वर्किंग डेज़ होना चाहिए। और कह रही है कि 800 शैक्षणिक घंटे, 800 200 दिनों में 800 जो होता है एजुकेशनल पीरियड होगा जिसमें पढ़ाई होगी। और भी कुछ बिंदुएं हैं, मुख्य बिंदुएं हैं जिस पे बात करती है। वो है विद्यालय में उपस्थित होने में नियमित एवं समय पालन करना, मतलब नियमित रूप से बच्चा है कि नहीं, और साथ ही उस समय को भी देखना कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक है कि नहीं। इसका पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षक की होगी। और कह रहा है कि समय सीमा में पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना, सिलेबस टाइमली पूरा हो जाना चाहिए। 200 दिनों का जो कार्य दिवस है, 800 दिनों का जो शैक्षणिक घंटा है, उसमें ये पूरा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। और कह रही है कि प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा ग्रहण करने की क्षमताओं का आकलन करना, मतलब मिनिमम लर्निंग जो होता है उसको पता लगाना, न्यूनतम अधिगम स्तर, मिनिमम लर्निंग लेवल, और उसके अनुरूप आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पठन पाठन करवाना। और नेक्स्ट बोल रही है कि माता पिता तथा अभिभावकों के साथ नियमित बैठक करना। तो एक तरीके से उन्होंने कमर कस ली है, गवर्नमेंट ने कमर कस ली है कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए टाइम टू टाइम वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग करेंगी। शिक्षक की जवाबदेही होगी कि वो बच्चे को देखे कि वो रेगुलरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, और अगर आ रहा है तो वो पूरे शैक्षणिक जो होते हैं टाइम जो 10 से 4 का, वो 10 से 4 वो गुजार रहा है अपने स्कूल में या नहीं। और साथ ही साथ उन क्षमताओं का आकलन करना, न्यूनतम अधिगम स्तर, इसके लिए प्रयासरत है गवर्नमेंट कि बच्चे का हम मिनिमम लर्निंग लेवल चेक करें, और साथ ही साथ उसके अतिरिक्त भी पठन पाठन करवाना आवश्यक होगा। तो मौलिक अधिकार की संख्या जो 6 थी वो अब बढ़ गई है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार की श्रेणी में आ गया है। और हर बिंदुओं को पढ़कर या सुनकर समझकर यही निर्धारित हम कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी शिक्षा विभाग, हमारी गवर्नमेंट इस सजग है और प्राथमिक शिक्षा बच्चे को दिलवाने के लिए वो प्रयासरत है, कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्यबद्ध है। तो इन बिंदुओं का सशब्द अगर पालन हो जाए तो हमारे यहाँ से अशिक्षा जैसा जो एक कलंक है, जो एक अभिशाप है, वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। उम्मीद करती हूँ मेरे इस लेक्चर से आपको RTE अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।